मियाँ। मैं आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। पहले पार्ट में आपने देखा होगा कि कैसे एक रेट ट्रैप सेलर है, वो पूरे वर्ल्ड को एक बड़ा रेट ट्रैप मानता है और बताता है कि जैसे एक रेट अपने लालच में आकर, चीज़ के टुकड़े के लालच में आकर अपने जान को, अपने आप को उस रेट ट्रैप के अंदर फंसा लेता है। सेम वैसे भी ऐसे ही ह्यूमन बीइंग है जो किसी न किसी लालच में आकर इस वर्ल्ड के जो बड़े रेट ट्रैप में हैं फंस जाते हैं और उनको बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता। उसके बाद वो एक रास्ते पे चलती हुई एक झोपड़ी को देखता है जहाँ वो रात को रुकने की परमिशन लेता है और उसको जो क्रॉफ्टर होता है, जो ओनर होता है उसका झोपड़ी का, वो उसको आने देता है और वो उसके साथ काफ़ी फ्रेंडली वे से बात करता है। उसको वो अपनी इनकम भी बताता है और उसको अपने पास टाइम में जो काम करता था उसके बारे में बताता है। उसके साथ वो लिकर भी पीता है और ताश भी खेलते हैं और रात को सो जाते हैं। सुबह जब वो उठते हैं और वो अपने काम पे जाने लग जाते हैं तो रेट ट्रैप सेलर के मन में है वो लालच पैदा हो जाता है। जो 30 करोड़ उसने रात को देखे थे, अब वो पीछे से आके विंडो को तोड़ के वो पैसे चुरा लेता है। अब जैसे उसने पैसे चुराए तो उसको भी डर हो गया कि कहीं कोई रास्ते में उसको यदि मेन रोड पे चलते हुए किसी ने पकड़ लिया तो उसके वो पैसे कोई छीन लेगा। उससे बचने के लिए वो अपनी डायरेक्शन फॉरेस्ट की तरफ कर देता है। फॉरेस्ट में कुछ देर चलने के बाद वो सोचता है कि मैं फॉरेस्ट से बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन वो इतना घना जंगल था कि उसके बाहर नहीं निकला गया। वो सुबह से लेकर शाम हो जाती है और वहीं एक ही डायरेक्शन में चक्कर काटता रहता है। वो बहुत थक जाता है और उस थकने के बाद वो अपने आप को उसी रेट की तरह मानता है जो किसी चीज़ के टुकड़े के लालच में अपनी जान को जोखिम में डाल देता है। सेम अब वो सोचता है कि अब उसकी बारी आ चुकी है, वो भी अब रेट ट्रैप में फंस चुका है, वो यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल जाएगा। अब सेकंड पार्ट करते हैं। इट वाज लेट इन दिसंबर महीने की, यानी लेट जाने वाला था दिसंबर महीना, सर्दी होती है उस टाइम पे। डार्कनेस वाज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। अब जो अंधेरा है वो जंगल पे उतर रहा था, यानी डिसेंड होता है नीचे उतरना। दिस इंक्रीज, इसने बढ़ा दिया द डेंजर, खतरा, एंड इंक्रीज आल्सो, और भी बढ़ा दिया हिज ग्लूम होती है उदासी, एंड डिस्पेयर, और निराशा। क्योंकि जितना अंधेरा हो रहा था उससे उसकी उदासी भी हो रही थी और वो निराश भी हो रहा था। फाइनली अंत में ही सा नो वे आउट, उसने कोई भी बाहर जाने का रास्ता नहीं देखा या मिला। एंड ही सैंक डाउन का मतलब होता है वैसे धंसना। ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड पे लौट गया। टायर्ड टू डेथ फ्रेज है जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा थक जाना। वो बहुत ज़्यादा थक गया था। थिंकिंग दैट, सोच रहा था कि हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, उसके अंतिम क्षण आ चुके हैं। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर ग्राउंड पे लेटाया, धरती पे, ही हियर्ड, उसने सुनाई दी, ए साउंड, एक आवाज़, ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग होती है ठप ठप की आवाज़। उसने जैसे ही ग्राउंड पे सिर लगाया तो उसको एक ध्वनि सुनी। देयर वाज नो डाउट, अब उसको संदेह नहीं था, एज की टू वट दैट वाज, यानी यह किस चीज़ की थी, उस आवाज़ के बारे में। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को ऊपर उठाया। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स, हैमर होता है हथौड़ा, स्ट्रोक्स होती हैं चोटें, यानी जो आवाज़ हैं वो किसकी थी, हथौड़े की, चोटों की थी। फ्रॉम एन आयरन मिल, किसी आयरन की मिल से आ रही थी जहाँ आयरन का काम होता है, लोहे का काम होता है। ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई, यानी वहाँ उसके आसपास लोग होने चाहिए, व्यक्ति होने चाहिए। ही समंड का मतलब होता है इकट्ठा करना। ऑल हिज स्ट्रेंथ, अपनी सारी ताकत। एंड गोट अप, और खड़ा हो गया। एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड, स्टैगर्ड का मतलब होता है लड़खड़ाते हुए चलना, यानी वो थक चुका था। उसके बाद उसने सारी ताकत लगा के उस डायरेक्शन की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया लड़खड़ाते हुए। द रामजेसो आयरन वर्क्स, रामजेसो जो आयरन वर्क्स था, सॉरी, इसको आपने फर्स्ट पार्ट में देखा होगा कि जो हटमेंट का जो ओनर होता है, झोपड़ी का जो ओनर होता है, वो उसको बताता है कि मैं पहले यहाँ काम करता था, तो उसको उसी के बारे में याद आ गई। विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो अब बंद हो चुके हैं। वर नो लॉन्ग सो लॉन्ग एगो, इतने लंबा समय नहीं हुआ है अभी तक। ए लार्ज प्लांट विद स्मेल्टर, रोलिंग एंड मिल्स फोर्स। देखिए इस सेंटेंस को आप इन दो पार्ट को छोड़ के और डायरेक्ट पढ़ें, यानी दारांश जो आयरन वर्क्स, ए लार्ज प्लांट विद स्मेल्टर, रोलिंग, यानी अभी इस आयरन वर्क्स के अंदर क्या क्या है, एक स्मेल्टर है। स्मेल्टर होता है जहाँ पे लोहे की चीज़ों को पिघलाया जाता है। रोलिंग मिल आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे जहाँ
चदरें बनाई जाती हैं उस लोहे की। एंड फोर्ज होता है एक प्रकार के जो स्मिथ होता है, लोहार होता है, उसकी पर्सनल भट्टी बोल सकते हो आप। उसमें वो चीज़ें अंदर डाल के गर्म करके और बाहर उनको रीशेप करता है। अब उसने ये बातें पढ़ने के बाद आप पढ़ो विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो अब बंद हो चुका है, नॉट सो लॉन्ग एगो, लेकिन इतना लंबा समय नहीं हुआ है उसको बंद हुए हुए। इन द समर टाइम, गर्मी में, द लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्जिज एंड स्काउज। देखो दोनों एक प्रकार की नाव होती हैं जिनके अंदर जो सामान है वो लाया जाता है, रॉ मटेरियल हो सकता है। जो बार्जिज होती है वो इस तरह की होती है, इस चित्र में आप देख रहे होंगे, और स्काउज होती हैं ये इस चित्र वाली। तो ये दोनों यानी फुली लोडेड यहाँ आती थी। स्लिड डाउन द कैनाल विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक, यानी उस कैनाल में जो उसके आसपास से गुजरती थी उससे वो व्यापार करते थे, उसी में से सामान आता जाता था। एंड इन द विंटर टाइम, और सर्दी में, द रोड्स नियर द मील, जो रास्ते हैं, रोड हैं मील के नज़दीक, वर ब्लैक, काले हो जाते थे, फ्रॉम ऑल कोल डस्ट विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स। क्रेट्स का मतलब वैसे होता है कि मुहाना, यानी जहाँ से जो चारकोल की डस्ट निकलती थी वो आसपास के रोडों को बिल्कुल काला कर देती थी इन द विंटर टाइम। ये सारा डिस्क्रिप्शन दे रहा है ऑथर किसके बारे में, उस जो आयरन वर्क्स के बारे में। आगे देख लेते हैं। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर द क्रिसमस, अभी जो लॉन्ग डार्क इवनिंग थी, सर्दी का टाइम था, तो इवनिंग थोड़ी पहले आ जाती है, बिफोर क्रिसमस यानी क्रिसमस से पहले। द मास्टर स्मिथ, यानी जो उनका जो लोहे का काम करने वाला होता है सबसे ऊपर, मास्टर स्मिथ, एंड हिज हेल्पर, और उसका हेल्पर, सेट बैठे थे इन द डार्क फोर्ज नियर द फर्नेंस वेटिंग फॉर द पिग आयरन। पिग आयरन वैसे लो क्वालिटी होती है आयरन की, उसको फोर्ज में डाल के उसको बाहर गर्म करके रीशेप कर देते हैं। तो इसमें स्मिथ और उसका जो हेल्पर है वो इंतजार कर रहे थे किसका, उस पिग आयरन का, कि कैसे वो गर्म होकर बाहर आएगा। विच हैड बीन पुट इन द फायर, जो आग में अंदर रखे हुए थे उस पिग आयरन को। टू बी रेडी, वो तैयार थे, टू पुट ऑन द एनविल। एनविल होती है, आपने कभी भी लोहे की दुकान पे गए हो या लोहार की दुकान पे गए हो तो एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट टाइप में होता है, ये लोहे का बना होता है और ये काफ़ी मजबूत होता है, वो इस पे ही रख के चोटे मारते हैं। तो जो मास्टर है स्मिथ था और हेल्पर था वो इस पे यानी इसको रखे हुए थे, तैयार थे कि जैसे ही पिग आयरन बाहर आएगा उसको हम चोट मारेंगे। एवरी नाउ एंड देन, देखो ये कंप्लीट एक एडवर्ब का काम करता है, एवरी नाउ एंड देन, जिसका मतलब होता है समय समय पर। समय समय पर, वन ऑफ देम, उनमें से, गोट अप, खड़ा होता, टू स्टीर द ग्लोविंग मासेज। स्टीर होता है वैसे हिलाना किसी छड़ी से, ग्लोविंग मास यानी जो आयरन उन्होंने अंदर डाल रखा है पिग आयरन, वो इतना ग्लो करने लग जाता है। विद ए लॉन्ग आयरन बार, एक लंबी लोहे की छड़ी से पकड़ते हैं। रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ ही क्षणों में बाहर आ जाता है। ड्रिपिंग विद प्रेस्पिरेशन, अब प्रेस्पिरेशन का मतलब होता है पसीने से तर होना। वो पसीने से क्या हो जाते हैं, तर हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ इतने टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई होता है, जैसे उस पिग आयरन को बाहर निकालने जाते हैं तो उनको बहुत सारे पसीने आ जाते हैं। दाउ यद्यपि, एज वॉज द कस्टम, मानो ये एक परंपरा है, ही वोर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट, उसने कुछ नहीं पहना लेकिन क्या था, बस एक लंबी शर्ट थी, एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज, और उनके पास एक लकड़ी के जूते थे। वुडन शूज इसलिए पहनते हैं क्योंकि लकड़ी के अंदर से जो हीट है वो पार नहीं हो सकती विदाउट बर्निंग, तो यदि वो किसी और मेटल के पहनेंगे या फिर किसी रबड़ के पहनेंगे तो वो इतने टेम्परेचर में पिघल जाएंगे, इसीलिए उन्होंने वुडन के लकड़ी जूते पहन रखे थे। ऑल द टाइम, हर्ष में, देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हियर्ड, उसी समय मतलब बहुत सारी साउंड वहाँ से सुनी जा सकती हैं। आयरन व्हील्स में बहुत तरह का शोर होता है। इन द फोर्ज, फोर्ज वैसे पर्टिकुलर वर्ड होता है लोहार की दुकान या फिर वो भट्ठी जिसके अंदर वो अंदर अपना पिग आयरन या किसी आयरन को डाल के रीशेप करने के लिए गर्म करते हैं। द बिग बेलोज, ग्राउंड होता है कराहना, एक मतलब जो फूकनी की आवाज़ होती है, बेलोज होती है फूकनी, क्योंकि भट्ठी के अंदर आपको फूंक जरूर मारनी पड़ती है, हवा देनी पड़ती है। एंड देन बर्निंग कोयल क्रैक्ड, और जो कोयला उसके अंदर डाला जाता है वो भी तो क्रैक होता है, वो टूटता है जलते वक्त, तो उसकी आवाज़ें वहाँ पे आती रहती हैं। द फायर बॉय शोल्ड होता है एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट, आपने देखा होगा कई फिल्मों में, वहाँ ऊपर उसके यहाँ हैंडल होता है और यहाँ एक चप्पू होता है जिससे
उठा के उस कोयले को किसके अंदर डाला जाता है, भट्टी में डाला जाता है। चारकोल इनटू द माँ होता है जबड़ा ऑफ द फर्नेंस, यानी भट्टी के मुंह में वो कोयले को डालता है विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटर। क्लैटर बोलते हैं इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को। सोल्ड होता है धकेलना। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और बाहर की तरफ क्या होता है, जो झरने की आवाज़ आती है, रोड होता है बहुत तेज आवाज़। एंड ए शार्प नॉर्थ विंड विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टेल्ड रूफ। अभी जो नॉर्थ डायरेक्शन से जो वाइंड आती है वो ऐसा लगता है, विप का मतलब होता है चाबुक मारना, कोड़े बरसाना। तो ऐसा लगता है कि वो बारिश को चाबुक की तरह किस पे मार रही है, उस रूफ पे, यानी ब्रिक की जो बनी ईंटों की जो टाइल्ड की जो रूफ है उस पे वो ऐसा लग रहा है मानो बारिश के चाबुक मार रही हो। इट वॉज प्रोबेबली, यह था ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइस, इसी शोर के कारण, दैट की द ब्लैक स्मिथ, जो लोहार है, डिड नॉट नोटिस, उसने नोटिस नहीं किया, दैट ए मैन हैड ओपन द गेट, एक आदमी ने दरवाज़ा खोला है, एड एंटर्ड द फोर्ज, और उस दुकान में आ चुका है। अनटिल, जब तक ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, और जब तक वो भट्टी के पास नहीं खड़ा हो गया तब तक वो नोटिस नहीं कर पाया, बिकॉज ऑफ द नॉइस, वो इतना ज़्यादा शोर था कि उसने गेट की आवाज़ भी नहीं सुनी थी। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल ऑफ पुअर वेगाबॉन्ड्स विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू फोर्ज बाय द ग्लो ऑफ लाइट विच एस्केप्ड थ्रू द सूटी पेन्स। देखो अब उसको पता चल गया वेगाबॉन्ड्स होते हैं घुमक्कड़, जिनका कोई परमानेंट रेजिडेंस नहीं होता, शेल्टर आश्रय के लिए। वो रात को, यानी जो घुमक्कड़ होते हैं वो जनरली ये अनयूजुअल बात नहीं है, यानी वो प्राय ऐसा होता है कि कोई वेगाबॉन्ड सर्दी में अपने आप को बचाने के लिए मोस्टली फर्नेस की तरफ, यानी उस फोर्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और आ जाते हैं। एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्स, और अपने आप को गर्म करने के लिए आते हैं इन फ्रंट ऑफ द फायर, यानी आग के सामने, क्योंकि फर्नेस में आग बलती रहती है। द ब्लैक स्मिथ, लोहार, ग्लेंस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। ग्लेंस्ड का मतलब होता है एक नज़र डालना, ओनली कैजुअली यानी विदाउट गिविंग एनी इंपॉर्टेंस, इनडिफरेंटली निराशमन से, एट द इंट्रूडर। इंट्रूडर का मतलब होता है, एक्चुअल मतलब होता है घुसपैठिया, यानी विच कम्स विदाउट इन्विटेशन, जो बगैर परमिशन, इन्विटेशन एंड परमिशन के आ जाता है उसको इंट्रूडर बोलते हैं। ही लुक्ड, उसने देखा, द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, उस प्रकार के लोग जो हमेशा देखते हैं, विद लॉन्ग बियर्ड, लंबी दाढ़ी, डर्टी, गंदे, रैग्ड होते हैं, फटे पुराने कपड़े, एंड विद ए बंच ऑफ रेड ट्रैप। डेंगलिंग का मतलब होता है लटकना, ऑन हिज चेस्ट। अभी ये इसकी अपीयरेंस बता रहा है रेड ट्रैप सेलर की, यानी जैसे उसने देखा उसकी लंबी दाढ़ी थी, गंदे कपड़े थे, फटे हुए पहने हुए थे, और उसने जो मतलब एक चेस्ट पे एक तार से वो रेड ट्रैप बांध रखे थे और वो डेंगलिंग कर रहे थे, लटक रहे थे। ही आस्क्ड परमिशन, उसने परमिशन मांगी, टू स्टे, ठहरने की। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ, और मास्टर ब्लैक स्मिथ ने नोडिड, सिर हिलाया, ए हॉटी कंसेंट, हॉटी होता है घमंडी, कंसेंट होता है सहमति, विदाउट ऑनरिंग हिम, बिना प्रदान किए हुए, विद ए वर्ड सिंगल वर्ड, यानी उस रेड ट्रैप सेलर ने उससे परमिशन मांगी यहाँ रुकने की, तो जो ब्लैक स्मिथ था उसने सिर्फ सिर हिलाया और उसको कोई शब्द नहीं बोला, जो कि एक घमंड के जेस्चर को दिखाता है, जैसे एक घमंडी व्यक्ति करते हैं। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, और ट्रैम्प ने भी कुछ और नहीं कहा, आइदर, उसके सिवाय। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, वो यहाँ बातें करने नहीं आया था, वो सिर्फ अपने आप को गर्म करने और वहाँ सोने के लिए आया था, क्योंकि वहाँ बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा सर्दी थी। इन दोज डेज, उन दिनों के में, द रंसजो आयरन मिल्स वाज ओन्ड बाई ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। ओन्ड का मतलब होता है खरीदी गई थी, या फिर उस टाइम पे वो मालिक था। प्रोमिनेंट का मतलब होता है बहुत ही प्रसिद्ध, आयरन मास्टर, बहुत प्रसिद्ध आयरन मास्टर के द्वारा वो क्या की गई थी, उस टाइम पे ओन की गई थी। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशंस, एम्बिशन का मतलब होता है लक्ष्य, जिसका सबसे बड़ा लक्ष्य था, वाज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, यानी मार्केट के अंदर अच्छा लोहा पहुंचाना। ही वाच्ड, वह देखता, बोथ नाइट एंड डे, दिन और रात, टू सी, देखने के लिए, दैट द वर्क्स वाज डन एज वेल एज पॉसिबल, ज़्यादा से ज़्यादा काम करा जाए और जितना संभव हो सकता है, इसीलिए वो दिन और रात अपनी जो निगरानी है उस आयरन वर्क्स मिल पे रखता था। एट दिस वेरी मोमेंट, उसी सेम अक्सर में, ही केम इन टू द फोर्ज, वो फोर्ज में आ गया, कौन, आयरन मास्टर, ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब होता है चेकआउट करने,
यानी वो जैसे वो बताया गया कि आयरन मास्टर सुबह और शाम वहाँ चक्कर लगाता रहता था, तो सेम उसी दिन जिस दिन वो रेड ट्रैप सेलर सोने के लिए आया हुआ था, उसी दिन आयरन मास्टर भी अंदर आ जाता है नाइट इंस्पेक्शन के लिए, रात की चेकआउट के लिए। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सा वाज द टॉल रैगमुफिन who had eased his way too close to the furnace that steam rose। देखो जैसे ही वो आया उसने देखा, रैगमुफिन होता है एक प्रकार का भिखारी टाइप में जो आसानी से लेटा हुआ था किसके, सो क्लोज टू फर्नेस, भट्टी के, दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स। यानी अब बाहर जो ठंड में उसके जो रैग्स बोला है, फटे पुराने जो कपड़े वो ठंडे हो गए थे, उनमें से धुआं निकल रहा था। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक स्मिथ। जैसा कि ब्लैक स्मिथ ने उसको विदाउट कोई वर्ड बोले हुए एंट्री कर दी थी नोटेड करके, लेकिन आयरन मास्टर ने ऐसा कुछ नहीं किया। हु हैड हार्डली डिजाइन टू लुक एट द स्ट्रेंजर। वो जैसे मतलब स्ट्रेंजर पे ऐसे नहीं देखता था जैसे ब्लैक स्मिथ ने देखा। ही वॉक्ड, वो गया क्लोज अप टू हिम, उसके पास, लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, उसको बड़े ध्यान से देखा। देन टोर ऑफ हिज स्लोच वैसे का मतलब होता है कंधे झुकाना नीचे की तरफ। स्लोच हैट का मतलब होता है वो हैट जो उसके पूरे मुंह पर आई हुई थी, उसने उसको फाड़ा या उठाया टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, यानी उसका चेहरा देखने के लिए। बट ऑफकोर्स इट्स यू, परंतु ये ऑफकोर्स इट इज़ यू, ये तुम हो। नील्स ऑल्फ ही सेड, हाउ यू डू लुक। अब ये वर्ड हैं आयरन मास्टर के। आयरन मास्टर बहुत सरप्राइज हो गया जैसे उसने उसकी कैप उठाई रेड ट्रैप सेलर की, तो वो हैरान हो गया और उसने उसको नाम दिया नील्स ऑल्फ। क्या ये तुम हो? तुमने अपनी हालत कैसे कर रखी है? द मैन विद द रेड ट्रैप हैड नेवर बी बिफोर सीन द आयरन मास्टर। अब उस रेड ट्रैप ने, जो रेड ट्रैप सेलर, उसने तो कभी उसको नहीं देखा था आयरन मास्टर को, किसमें, रामसजो में, एंड डिड नॉट इवन नो वट हिज नेम वाज, और वो उसका नाम तक नहीं जानता था। परंतु इट ऑक्योर्ड टू हिम, यह उसको महसूस हुआ, दैट इफ की द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस होता है जान पहचान का। अब रेड ट्रैप सेलर को लगा कि ये व्यक्ति मेरे को सोच रहा है कि मैं इसकी जान पहचान का हूँ। ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ क्रोनोर। वह क्या करेगा, उसके जो क्रोनोर के जो 30 क्रोनोर ले रखे थे वो क्या कर लेगा, थ्रो कर देगा, फेंक देगा। देयरफॉर, इसीलिए ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस। अनडिसीव का मतलब होता है रिवेल करना, वो इसलिए मतलब अपने आप को उसको बताना नहीं चाहता था। यस, हाँ, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, ही सेड। अब ये आयरन मास्टर बोल रहा है कि भगवान जानता है कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ था। यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, आपको रेजिमेंट से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। सेड द आयरन मास्टर ने कहा, दैट वाज द मिस्टेक, वो सिर्फ एक गलती थी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन, यदि मैं वहाँ पे होता, इन द सर्विस में, एट दैट टाइम, उस समय पर, इट नेवर वुड हैव हैपेंड, ऐसा नहीं हुआ होता। मीन्स आयरन मास्टर बोल रहा है कि वो उसको कभी इस्तीफा देने नहीं देता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, चलो अब आप मेरे साथ मेरे घर चलो। टू गो अलोंग अप टू द मेनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। अब उसको मैनर होता है एक प्रकार का आलिशान बंगले टाइप में, उसको उसके लिए बुलाना। स्वयं ओनर आया है और उसको क्या मान रहा है, वो एक ओल्ड कॉमरेड का मतलब होता है साथी किसी पुरानी रेजिमेंट का। दैट हाउ एवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प। अब उसको मतलब प्लीज नहीं किया, वो खुश नहीं हुआ। कौन? ट्रैम्प मीन्स रेड ट्रैप सेलर। नो, नहीं, आई कुडंट थिंक ऑफ इट, मैं ऐसा नहीं सोचता। ही सैड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, वो थोड़ा चौकन्ना हो गया। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनोर, उसने अपने 30 क्रोनोर के बारे में सोचा। टू गो अप टू द मेनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इनटू द लॉइंस डेन। अब उसको लालच था उन 30 क्रोनोर का, तो उसने सोचा यदि मैं इनके साथ इनके मैनर में जाऊंगा तो ये मेरे लिए अपने आप वॉलंटरली होता है, स्वयं किस में फेंकने के बराबर हो जाएगा। लॉइंस डेन, शेर की मांद में, डेन होती है जहाँ शेर रहते हैं, यानी खुद को वहाँ उस गुफा में भेजना मेरा अपने आप को हो जाएगा। ही ओनली वांटेड, वो चाहता है, ए चांस टू स्लीप, केवल सोने का अवसर।
हेयर इन द फोर्ज, इस फोर्ज में, एंड देन स्नीक अवे, और यहाँ से भाग जाना, एज इनकॉन्स्पिशियसली, यानी जिसकी किसी को इन्फॉर्मेशन ना हो, एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकता है। वो सिर्फ वहाँ रात गुजारना चाहता था और सुबह वो जल्दी से जल्दी बगैर किसी को इन्फॉर्म किए वहाँ से निकलना चाहता था। द आयरन मास्टर अज्यूम्ड, आयरन मास्टर ने सोचा दैट ही फेल्ट एम्बेरेस्ड, वो शर्मिंदा महसूस कर रहा है, बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लॉथिंग, यानी जो उसके दयनीय कपड़े हैं, रैग्स हैं, फटे पुराने, हो सकता है वो इस लुक के कारण अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहा हो और वो मेरे साथ जाना नहीं चाहता। प्लीज़ डोंट थिंक, ऐसा मत सोचो, दैट कि आई हैव सच ए फाइन होम, मेरे पास एक अच्छा घर है, दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, वहाँ तुम आ नहीं सकते। ही सैड, उसने कहा, एलिजाबेथ इज़ डेड, अब एलिजाबेथ मर चुकी है, एज यू मे ऑलरेडी हैव हियर्ड, जैसा कि तुम पहले सुन चुके होगे, माई बॉयज़ और अब्रोड, मेरे जो लड़के हैं वो क्या है, अब्रोड में हैं, विदेश में हैं, एंड देयर इज़ नो वन एट होम, घर पे कोई नहीं है, एक्सेप्ट सिवाय माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, मेरे और मेरी बड़ी बेटी के सिवाय घर पे कोई नहीं है। ये सारी बातें आयरन मास्टर बोल रहा है। वी आर जस्ट सेइंग, हम सिर्फ कह रहे हैं, दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, ये बहुत बुरा है हमारे साथ कि हमारे पास क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए कोई दोस्त नहीं है, कंपनी नहीं है। नाउ कम अलॉन्ग विद मी, अब मेरे साथ आओ, एंड हेल्प अस, और हमारी मदद करो, मेक क्रिसमस फूड डिसअपियर ए लिटिल फास्टर, यानी जो क्रिसमस के फेस्टिवल पे जो फूड बनाया है उसको जितना जल्दी हम ख़त्म कर सकें उसमें हमारी मदद करो, यानी आप उस टाइम डिनर पे इनवाइटेड हो, ऐसा आयरन मास्टर बोल रहा है। बट द स्ट्रेंजर सैड नो, लेकिन स्ट्रेंजर ने बोला नहीं, एंड नो एंड अगेन नो, बार बार नो बोल रहा था। एंड द आयरन मास्टर सा दैट ही मस्ट गिव इन, गिव इन का मतलब होता है हार मान लेना, अब उसको हार मान लेनी चाहिए, यानी वो उसको परसुएड नहीं कर पाया, मना नहीं पाया। दिस इज द एंड ऑफ दिस पार्ट। आई होप यू आर डूइंग वेल एट योर होम्स, यूज सैनिटाइजर्स, यूज मास्क व्हेन यू गो आउटसाइड फ्रॉम योर होम। जय हिंद।